गलतियां सबसे होती हैं। मायने ये रखता है कि आप उन गलतियों को कैसे संभालते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। खैर, रेसलिंग एंटरटेनमेंट ने अपने अजीबोगरीब इतिहास में अब तक कई सारी गलतियां की हैं। कुछ छोटी, कुछ बड़ी और कुछ ऐसी जिनकी वजह से शायद उनका बिजनेस ही बंद हो जाता। वैसे तो WWE ने इनमें से कुछ गलतियों से सबक लेकर उन्हें फिर से दोहराने से खुद को बचाया है, मगर कई बार क्रिएटिव डिसीजंस या बिजनेस से जुड़े ऐसे मंद बुद्धि वाले डिसीजंस भी लिए हैं जो साफ तौर पर गलत थे। बार बार इस तरह के कदम उठाने की वजह से WWE को कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये रहे ऐसे 10 मौके जब WWE ने अपने गलतियों से कुछ नहीं सीखा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, WCW स्टार्स को आगे बढ़ने का मौका ना देना। आपने WCW के साथ WWE के हुए मंडे नाइट वॉर को WWE के जीतने के बारे में सुना होगा, जब मिस्टर एंड मिसेस मैकमैन के छोटे से फैमिली बिजनेस ने टेड टर्नर के बड़े और इविल कॉर्पोरेशन का दिवाला निकाल दिया। उस दौरान मैकमैन फैमिली ने अरबपति टेड टर्नर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। भले ही उन्होंने मार्च 2001 में WCW को खरीदकर आधिकारिक रूप से इस वॉर को जीत लिया। वो अलग बात है कि वैसे WWE ने वॉर काफी पहले जीत लिया था, लेकिन WWE ने जाहिर तौर पर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए WCW के स्टार्स की छवि को बर्बाद करने का मन बना लिया था। पूरी तरह से असफल रहे इन्वेजन स्टोरीलाइन के दौरान WCW के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट का बार बार गलत फायदा उठाया गया, लेकिन जब WCW के कुछ सबसे बड़े स्टार्स की बात आई तो WWE ने सच में हद पार कर दी। अंडरटेकर और उनकी तत्कालीन पत्नी सैरा द्वारा बुरी तरह से अपमानित किए जाने के तुरंत बाद डायमंड डेलास पेज का मजाक बनाया जाने लगा, जबकि स्कॉट स्टाइनर, बुकर टी और गोल्डबर्ग सभी को उस समय दिक्कत हुई जब उन सभी पर जीत हासिल करने वाले ट्रिपल एच के खिलाफ प्रोग्राम में शामिल किया गया। 4 पूर्व वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियंस जिनकी लोकप्रियता थम सी गई और डिमांड कम होने लगी क्योंकि उन्होंने कहीं और अपना नाम कमाया था, जबकि WWE को तो बस बॉस के दामाद को खुश करने की पड़ी थी। लेकिन सबसे बुरा इंडस्ट्री आइकन रह चुके स्टिंग के साथ हुआ, जब उन्हें आखिरकार WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा और 20 साल के बेहतरीन करियर होने के बावजूद भी उन्हें अपने दोनों हाई प्रोफाइल पे पर व्यू मैचेस हारने पड़े। नंबर 9, ओवेन हार्ट के पाइल ड्राइवर को बैन न करना। अगर किसी WWE स्टार को मैच के दौरान जानलेवा रूप से गंभीर चोट लग जाती है तो आमतौर पर सब यही कहेंगे कि जिस मूव स्पॉट या स्टंट की वजह से ऐसा हुआ है उसे तुरंत ही बंद कर दिया जाए, खासकर अगर वो चोट बिजनेस में मौजूद सबसे बड़े स्टार को लगी हो। जब ओवेन हार्ट ने समरस्लैम 1997 में गलती से स्टीव ऑस्टिन को सिट आउट टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर के साथ उनके सिर के बल गिराया तो वे गंभीर रूप से चोटिल हो गए। असल में ओवेन हार्ट के इस मूव के इस वेरिएशन को तभी बैन कर देना चाहिए था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रॉकेट ने न केवल फिर से इस मूव को दोहराया बल्कि इसको एक ऐसी स्टोरी लाइन में किया जो ऑस्टिन के पैरालिसिस के इर्द गिर्द ही थी। एक बच्चे जितनी अकल वाले आदमी विंस रसो के प्लान के मुताबिक ओवेन ने 28 सितंबर 1998 को हुए रॉ के एक एपिसोड में डैन 7 पर वही मूव किया, जिसकी वजह से बीस्ट को बैकबोर्ड पर एरिना से बाहर ले जाया गया। हालांकि उनकी चोट पहले से ही स्क्रिप्टेड थी, लेकिन असलियत में जब हार्ट ने स्क्रिप्ट के हिसाब से 7 को उनके सिर के बल गिराया तो UFC फाइटर के शरीर में सच में बिजली जैसा झटका लगा। 7 का अपने विरोधी पर गुस्सा करना जायज था, लेकिन असल में इस खतरनाक मूव को हरी झंडी ही नहीं मिलनी चाहिए थी। नंबर 8, बॉडी शेमिंग द डिवास। प्रोफेशनल रेसलिंग बड़े पैमाने पर एक कॉस्मेटिक बिजनेस की तरह है और इसी वजह से WWE को अपने सुपरस्टार्स के अपीयरेंस से काफी फर्क पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से मेल परफॉर्मर्स को ग्रीक गॉड्स की तरह दिखाना होता है, जबकि उनकी फीमेल काउंटर पार्ट से सुपर मॉडल्स के समान दिखने की उम्मीद की जाती है। कुछ एक्सेप्शंस तो जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप मेन रोस्टर में हैं और टिप टॉप शेप में नहीं लगते हैं तो आपको पुराने जमाने में अक्सर होने वाले पब्लिक ह्यूमिलेशन का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब कंपनी ने पिगी जेम्स स्टोरी लाइन के दौरान लेकूल के जरिए मिकी जेम्स को फैट शेम करके शर्मसार करने का फैसला किया तो ये सबसे ज्यादा गलत था। वैसे इस बार तो WWE ने हद ही पार कर दी थी, क्योंकि किसी भी आम व्यक्ति की बात माने तो पूर्व विमेंस चैंपियन एक बेहतरीन शेप में थी, लेकिन WWE को ऐसा नहीं लगा और उन्होंने मिकी के बॉडी का इस कदर मजाक बनाया जिसने स्टोरी लाइन में मौजूद सभी लोगों के साथ साथ दर्शकों को काफी अनकंफर्टेबल कर दिया है। लेकिन WWE अपनी गलतियों से कहां ही सीखने वाले थे, तो जो चीज पहली बार में नहीं चली क्यों ना उसे दोबारा ट्राई किया जाए। 2013 में बेचारी कैटलिन AJ ली के मजाक का शिकार बनी। बहुत बड़ा शरीर होने के कारण उनका मजाक उड़ाया गया, एक बहुत ही घटिया स्टोरी लाइन में जिसने WWE की अविकसित मानसिकता को सबके सामने ला दिया। और 2018 में हुए एलेक्सा ब्लेस नाया जैक्स स्टोरी लाइन ने इस बात को फिर से साबित कर दिया। नंबर 7,
द XFL 2000 के दशक की शुरुआत में विंस मैकमैन का एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग शुरू करने के फैसले के बारे में हम क्या ही कहें। इससे बड़ा गैम्बल और क्या ही हो सकता है। उस समय WWE बिजनेस बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा था। इसके बावजूद भी विंस या बोल ले जेनेटिक जैकहैमर ने इतना महंगा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला लिया। वैसे भी WWE के बाहर बिजनेस में मैकमैन का मिडास टच पूरी तरह से असफल था। WBF को हम कहां ही जान पाए। उस समय नियमों में बदलाव, औसत दर्जे के खेल और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट स्टाइल के प्रेजेंटेशन का क्रिटिक्स द्वारा काफी मजाक उड़ाया गया था। लेकिन इसके बाद भी पहले सप्ताह में लोग XFL देखने गए। खैर, शुरुआती रेटिंग आने के बाद लोगों में उत्साह कुछ कम हुआ और फिर रेटिंग्स में इतनी तेजी से गिरावट आई कि XFL के पार्टनर NBC को एक ही सीजन के बाद ये डील खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले कि वे अपने घाटे में कटौती करने और लीग को बंद करने का फैसला करते, दोनों नेटवर्क और टाइटन स्पोर्ट्स को $35 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इतनी बुरी तरह की असफलता के बाद भी विंस ने 2020 में एक फिर से XFL शुरू करने की कोशिश की। इस बार रिव्यूज कुछ हद तक बेहतर थे, लेकिन पहले वीक के बाद रेटिंग में पहले की तरह गिरावट आई, जो कोविड-19 पेंडेमिक के कारण हुए शटडाउन से और तेज हो गई थी। नतीजा XFL अपने रीलॉन्च के सिर्फ 2 महीने बाद ही दिवालिया हो गया। बेस्ट ऑफ लक डोएन। नंबर 6, नॉस्टैल्जिया टाइटल रेंस। यादों में जीना, इसका कोई भविष्य नहीं होता। वैसे ये तो हम सब मानते हैं कि WWE में पुराने सुपरस्टार्स को वापस लाने का अपना ही फायदा है, लेकिन उसका भी एक सही समय, प्लेस और मार्केट होता है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी को ये नहीं पता कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। कई मौकों पर बीते जमाने की छोटी सी कैमियो या छोटी वापसी शानदार ढंग से काम कर सकती है, लेकिन जब वे सुर्खियों में आना शुरू कर देते हैं और मौजूदा स्टार्स और उभरते हुए रेसलर के खिलाफ टाइटल्स जीतना शुरू कर देते हैं, तो इससे मौजूदा फैंस को बुरा लग सकता है। पुराने पार्ट टाइमर्स पर WWE की निर्भरता को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किया गया है और वैसे तो उन्हें टाइटल रन देने के पीछे कुछ तर्क या वजह हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये आइडिया हमेशा काम करेगा। असल में हल्क होगन की 2002 में हुई शानदार वापसी ने ये सब शुरू किया, क्योंकि हल्क होगन के फैंस की भीड़ से मिलने वाले जबरदस्त रिएक्शन को देखकर WWE ने ट्रिपल एच के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए उन्हें विजेता बनाने का फैसला लिया, वो भी रेसलमेनिया 18 में गेम के जीतने के 1 महीने के अंदर ही। तब से हमने रिक फ्लेयर और रॉडी पाइपर को वर्ल्ड टैग स्ट्रैप्स लेते देखा, एक बूढ़े ब्रेट हार्ट को यूएस टाइटल जीतते देखा और गोल्डबर्ग का फिंड से यूनिवर्सल टाइटल जीतना तो सबसे ज्यादा विवादास्पद और इनफेमस था। ये सही है कि सभी बड़े स्टार मैच जीते, लेकिन बाद में उनका टाइटल रन किसी न किसी तरह से हानिकारक ही रहा। नंबर 5, रीहायरिंग द अल्टीमेट वॉरियर। अगर आप मुझे एक बार बेवकूफ बनाते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप मुझे 2 बार बेवकूफ बनाते हैं तो मुझे खुद शर्म आनी चाहिए। मगर अगर आपने मुझे 3 बार बेवकूफ बनाया तो हम सबको ही शर्म आनी चाहिए। हकीकत में भी ऐसा होता है क्या ही चल रहा है भाई। असल में हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला। विंस मैकमैन और जिम हेलविग यानी कि दी अल्टीमेट वॉरियर के बीच की रिलेशनशिप एट बेस्ट खराब थी और एट वर्स्ट हर तरह की प्रॉब्लम से भरी हुई थी। WWE में 1991 में रंगे हुए चेहरे वाले ये मस्कुलर आदमी वाकई में एक बड़ा स्टार था, इसमें कोई 2 राय नहीं है। उनको लगता था कि उन्हें अपने प्रयासों के लिए और अधिक पैसे और बाकी पर्क्स मिलने चाहिए, जिसके कारण उन्होंने समरस्लैम में ना आने की धमकी दी, जिसके बाद वो सस्पेंड कर दिए गए और फिर उन्होंने कंपनी क्विट कर दी। एक्सेल में कई महीने रहने के बाद वॉरियर ने वापसी की ही थी कि उन्हें कंपनी की नई स्ट्रिक्ट ड्रग टेस्टिंग पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया। उन्हें 4 साल के लिए फिर से निकाल दिया गया और जब एक डेस्परेट सिचुएशन में विंस ने गधे को भी बाप बनाने के बारे में सोचा तो उन्होंने जिम के साथ अपने बिजनेस संबंध को फिर से शुरू करने की कोशिश की। एक साथ काम करने की ये कोशिश कुछ ही महीनों बाद कड़वाहट के साथ उस समय खत्म हो गई जब वॉरियर के बुक किए हुए मैचों में ना पहुंचना फिर से चालू कर दिया, जिसके बाद सालों तक मनमुटाव चला, मुकदमे चले और एक दूसरे पे कीचड़ उछाला गया सामने वाले की पूरी इमेज को खराब कर देने के लिए। नंबर 4, ट्राइंग टू गेट लिंडा मैकमैन इलेक्टेड ट्वाइस। लिंडा मैकमैन को आखिरकार तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मैकमैन फैमिली के घनिष्ठ संबंधों की बदौलत सरकार में जगह मिल ही गई। लेकिन जब लिंडा ने अपनी योग्यता और पैसे के दम पर खुद से इलेक्शन में जीतने की कोशिश की तो चीजें उनकी प्लानिंग के अनुसार नहीं हुई। यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट में एक सीट की तलाश में लिंडा ने 2009 में अपनी WWE की जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें स्टेट ऑफ कनेक्टिकट के लिए एक रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना था। उन्होंने अपने कैंपेन में खुद पैसा लगाया। लिंडा ने कथित तौर पे मतदाताओं को अलग थलग कर दिया, विशेष रूप से महिला मतदाताओं को, और हालांकि उन्होंने एक जॉब क्रिएटर बनने का वादा किया था, मगर लो क्वालिटी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइजी के साथ एसोसिएशन के चक्कर में लिंडा ने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया और ये उनकी हार की एक बड़ी वजह बनी। मेरा मतलब है कि ट्रिश स्ट्रैटस के कुत्ते की तरह भौंकने वाले एंगल को
पूरी तरह समझाना बहुत ही मुश्किल है, खासतौर पर जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करना चाहते हैं, है ना। इतने सारे डॉलर खर्च करने के बाद भी लिंडा अपने डेमोक्रेटिक विरोधी से 11% से हार गईं। लेकिन सालों पहले विंस के असफल XFL एक्सपेरिमेंट की तरह ही कई मिलियन डॉलर आग में झुलसाने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। 2012 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और दूसरी बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोनों कैंपेन में कुल $100 मिलियन के करीब खर्च हुए, जिसमें से ज्यादातर उनके निजी बैंक अकाउंट से ही आए थे। नंबर 3, पिकिंग द रॉन्ग रेसलमेनिया मेन इवेंट। अगर हम हर साल एक ऐसे मैच की बात करें जिसे WWE सबसे ज्यादा सही से कराना चाहता है, तो वो है रेसलमेनिया का मेन इवेंट। शोकेस ऑफ द इमॉर्टल्स में लंबे समय तक WWE टाइटल मैच को हेडलाइनर बनाया जाता था, जिसमें रॉयल रंबल के विजेता को फीचर किया जा रहा था। WWE को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जैसे 2002 के रेसलमेनिया 18 में द रॉक और हल्क होगन ने टोरंटो स्काईडोम के दर्शकों को इतनी इलेक्ट्रिसिटी फैला दी कि वे किसी ज़ॉम्बी की तरह हो गए। उसके बाद ट्रिपल एच और क्रिस जेरिको के शो क्लोजर मैच के लिए उनमें कोई एनर्जी ही नहीं बची और वे किसी जिंदा लाश की तरह चुपचाप मैच देख रहे। लेकिन WWE अपनी गलतियों से कहां सीखने वाला था। कुछ सालों के बाद ट्रिपल एच के साथ ऐसा ही कुछ फिर से हुआ, जब चुपचाप बैठे दर्शकों के बीच ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन का WWE टाइटल ग्रज मैच कराया गया, क्योंकि ठीक इससे पहले दर्शकों ने शॉन माइकल्स और द अंडरटेकर के बीच WWE के इतिहास में अब तक का सबसे रोमांचक मैच देखा था। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, हर बार शो को खत्म करने के लिए WWE ने आखिरी मैच में कुछ ऐसा ही बुक किया, जबकि उनके पास बेहतरीन विकल्प मौजूद थे। मेरा मतलब है कि होगन वर्सेस सिड का मैच कौन ही देखेगा, जब वे होगन वर्सेस फ्लेयर का मैच देख सकते थे। उसी तरह योकोजुना वर्सेस हार्ट के मैच के बजाय हार्ट वर्सेस सेवेज का मैच लोगों को ज्यादा रोमांचक लगता, या जॉन सीना वर्सेस द मिस के मैच में लोगों को क्या ही मजा आता, जब असल में लिटरली कुछ भी इससे बेहतरीन विकल्प हो सकते थे। नंबर 2, गलत रॉयल रंबल विजेता चुनना। रेसलमेनिया के मेन इवेंट के बाद रॉयल रंबल यकीनन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मैच है, जिसे WWE को सही तरीके से कराना ही चाहिए। हर साल होने वाले 30% ओवर द रोप मैच के बारे में कई चीजें काफी बारीकी से प्लान की जाती हैं। सभी रेसलर की एंट्री और एलिमिनेशन से लेकर कौन किसको कब एलिमिनेट करेगा, ये सब। आखिरकार सबसे इम्पोर्टेंट तो एक सही विजेता चुनना ही होता है, जिसे करने में WWE कई बार रायता फैला देता है, जैसा कि उन्होंने लगातार 2 साल गलत रेसलर को रॉयल रंबल का विजेता बनाकर किया, जिसके चक्कर में रॉयल रंबल की रेटिंग काफी खराब रही। फैंस दिल से चाहते थे कि उभरते हुए कल्ट हीरो डैनियल ब्रायन न केवल 2014 रंबल में हिस्सा लें, बल्कि इसे जीतें और रेसलमेनिया मेन इवेंट में अपनी जगह बुक करें। जबकि फैंस के खिलाफ जाते हुए WWE ने वापसी करने वाले डेव बैटिस्टा को पसंद किया और डैनियल ब्रायन जीतना तो दूर, वो मैच में एंटर भी नहीं कर पाए। इससे सभी फैंस बुरी तरह से गुस्सा हो गए और पूरे मैच को बू करते रहे। एक साल बाद WWE ने फैंस के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया, जब उन्हें लगा कि डी ब्राय को मैच से जल्दी बाहर करने का प्लान रॉयल रंबल को सफल बना देगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। फिलाडेल्फिया में फैंस की भीड़ ने रोमन रेंस को मैच जिताने की कंपनी के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। WWE ने अपनी पिछली गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। उन्होंने 2015 रॉयल रंबल में किसी की परवाह किए बिना इतने खराब फैसले लिए कि दर्शकों ने द रॉक तक को भी नहीं छोड़ा और बू करने लगे। नंबर 1, स्टेरॉइड कंट्रोवर्सीज। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि WWE अपने स्टार्स के अपीयरेंस को लेकर ऑब्सेस्ड है और इंडस्ट्री के कॉस्मेटिक की वजह से यहाँ भी कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स का बोलबाला है। परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल एक विवादास्पद विषय है और WWE हमेशा इसके बारे में बात करने से बचने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसी बातें कहाँ ही छुपने वाली थी और ना चाहते हुए भी 90 के दशक में कंपनी डॉक्टर जॉर्ज जहोरियन से जुड़े एक स्कैंडल में फंस गई। वे पेंसिल्वेनिया में WWE इवेंट्स के दौरान रिंग साइड फिजिशियन थे और उन्हें रेसलर्स को मसल बिल्डिंग ड्रग्स देते हुए पाया गया। विंस मैकमैन पर कानूनी कार्रवाई हुई और काफी मशक्कत के बाद उन्हें छोड़ा गया। लेकिन इस मामले में गवाही देने वालों के साथ ही द आर्सेनियो हॉल शो पर खुलकर झूठ बोलने वालों के कारण WWE की छवि तो बर्बाद हो ही गई थी। WWE ने ड्रग टेस्टिंग लागू की, लेकिन फिर इसे बंद भी कर दिया गया, जब तक 2005 में एडी गुरेरो के अचानक हुई मृत्यु की वजह से उन्हें वेलनेस पॉलिसी बनाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। इससे कुछ रेसलर की बॉडी थोड़ी नरम और दुबली जरूर हुई। हाँ, लेकिन वेलनेस पॉलिसी की असली खामियां तब सामने आई जब कई पुराने और मौजूदा WWE परफॉर्मर्स को बेनवा ट्रेजेडी के मद्देनजर एक और घोटाले में फंसाया गया। स्टेरॉइड से जुड़ी अपनी पुरानी गलतियों से बिना कोई सीख लेते हुए WWE और उसके स्टार्स ने तुरंत डिफेंसिव रुख अपनाया और बात को गोल गोल घुमाने लगे और ये मानने लगे कि सबका ध्यान इससे हटे और माहौल शांत हो जाए।